ज़र्क्सिस ग्रीक सिटी स्टेट्स के ऊपर इस हमले की तैयारी कर रहे थे, उस समय स्पार्टा के दो राजा थे। एक थे लियोनाइडस, जिनको सब लोग जानते हैं, पर दूसरे थे, इस लड़ाई के समय लियोनाइडस की उम्र लगभग 60 साल थी। इन छोटे बच्चों को खाना बहुत कम दिया जाता था ताकि ये हर समय इनको भूख लगती रहे, और अगर इनको बहुत भूख लग रही है तो ये चोरी करें। सारे जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे इनमें बहुत कोई एकता नहीं थी, ये सब में एक स्वार्थ की भावना थी। ये सब चाहते थे कि उनसे जितना दूर हो सके। तो यहाँ पे पर्शियंस के सामने सिर्फ 300 स्पार्टन नहीं। बैटल ऑफ थर्मोपिली दुनिया के सबसे लेजेंडरी बैटल्स में से एक है। इस पे एक 2006 में मूवी भी आई थी जिसका नाम 300 था। इस मूवी की कहानी सब लोगों को पता है कि कैसे बहुत सारे हजारों पर्शियंस ने कुछ 300 स्पार्टन्स का सामना किया था। पर ऐसी सिचुएशन बनी कैसे? क्यों पर्शियंस ने स्पार्टन्स के ऊपर हमला किया? और जब स्पार्टन्स को पता था कि हजारों लाखों की सेना आ रही है, तो क्यों वो सिर्फ 300 फौजियों को ही लेके उनका सामना करने के लिए गए? थर्मोपिली स्पार्टा से बहुत दूर है, तो स्पार्टन्स ने लड़ाई अपने घर के पास नहीं, इतने दूर थर्मोपिली में क्यों की? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सच में इस पूरी लड़ाई में सिर्फ 300 स्पार्टन्स ने पार्टिसिपेट किया था? इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैंने ग्रीक पर्शियन वॉर्स के ऊपर एक मिनी सीरीज बनाई है, ये उस सीरीज का सेकंड एपिसोड है, और इसमें हम बात करेंगे बैटल ऑफ थर्मोपिली के बारे में। कहानी शुरू होती है साल 490 BCE से। उस जमाने में पर्शियन अंपायर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। अगर आप आज का मैप देखें तो उस जमाने के पर्शियन अंपायर में इसमें आते थे ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन, इजराइल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से। और इस समय इस साम्राज्य के राजा थे डारियस द फर्स्ट। दूसरी तरफ ग्रीस का कोई एक बड़ा एम्पायर नहीं था, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे। सिटी स्टेट्स को आप एक किंगडम की तरह मान सकते हो, और हर सिटी स्टेट का कोई ना कोई एक लीडर होता था। और उन सारे सिटी स्टेट्स में स्पार्टा और एथेंस की बहुत रेपुटेशन थी। साल 490 BC में पर्शियन फोर्सेस ने एथेंस के ऊपर हमला किया था, और यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी उसको बैटल ऑफ मैराथन कहते हैं। मेरी इस सीरीज का पहला एपिसोड बैटल ऑफ मैराथन के बारे में ही है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। पर्शियंस और ग्रीस के बीच में इतनी टेंशन शुरू कहां से हुई, ये समझने के लिए ये पहला एपिसोड आपकी बहुत हेल्प करेगा। हालांकि बैटल ऑफ मैराथन में पर्शियन फोर्सेस हार गई थी, पर इस लड़ाई में हार के बाद भी उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ पे, उनकी नेवी की फ्लीट पे कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। पर पर्शियन राजा डारियस इस बात से बहुत नाराज थे कि एथेंस ने उनको हरा दिया, और इसीलिए इस हार के तुरंत बाद उन्होंने वापस एक दूसरा और बड़ा मिलिट्री कैंपेन प्लान किया एथेंस और ग्रीक सिटी स्टेट्स पे हमला करने के लिए। पर इसी दौरान यानी बैटल ऑफ मैराथन के 4 साल के बाद डारियस की मौत हो गई, और उनके बाद उनके बेटे पर्शियन अंपायर की गद्दी पे बैठे। इनका नाम था ज़र्क्सिस। ज़र्क्सिस ने कसम खाई थी कि वो अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करेंगे और इन ग्रीक सिटी स्टेट्स को अपने घुटनों पे लेके आएंगे। और इसीलिए फिर ज़र्क्सिस ने अपने पूरे एम्पायर से अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे फौजियों को इकट्ठा किया और एक बड़ी इन्वेजन फोर्स तैयार की ग्रीस पे हमला करने के लिए। एजियन कोस्ट पे अपने उसने बहुत सारे सप्लाई डिपोट बना दिए, और इससे ये बात साफ नजर आ रही थी कि ज़र्क्सिस का इरादा एक रेड डालने का नहीं, बल्कि एक फुल ऑन इन्वेजन करने का। ये तो हल्का सा बैकग्राउंड हो गया पर्शियन एम्पायर के बारे में। चलिए अब नजर डालते हैं उस समय के स्पार्टा के बारे में। स्पार्टा बाकी सारे ग्रीक सिटी स्टेट से कुछ अलग था। पहली बात तो ये कि स्पार्टा 4 अलग अलग विलेज सेटलमेंट्स को मिला के बनाया गया था, और बाद में उसमें एक 5वां भी ऐड हो गया था। और इन सारे विलेज के जो लोग थे वो कहते थे कि हमको आपस में दीवारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में आसपास की विलेजेस में इतना प्यार और इतना सद्भाव है। और दूसरी बात जो स्पार्टा के बारे में बहुत यूनिक थी, स्पार्टा में एक साथ 2 राजा राज करते थे। ये दोनों राजा स्पार्टा की अलग अलग रॉयल फैमिली से आते थे। इन दोनों के पास बराबर अधिकार होते थे, और ये दोनों राजा स्पार्टन आर्मी को जॉइंटली कमांड करते थे। पर दिलचस्प बात यह है कि दोनों राजाओं को एक साथ किसी एक आर्मी का कमांड नहीं दिया जाता था, ताकि अगर कैंपेन पे वो लोग गए हैं और इनमें अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो उस कैंपेन को नुकसान ना पहुंचे। जब ज़र्क्सिस ग्रीक सिटी स्टेट्स के ऊपर इस हमले की तैयारी कर रहे थे, उस समय स्पार्टा के 2 राजा थे। एक थे लियोनाइडस, जिनको सब लोग जानते हैं, पर दूसरे थे लियोटिकाइडस। लियोनाइडस के कुल मिला के 3 भाई थे, और उनके सबसे बड़े भाई की जो बेटी थी उसका नाम गोर्गो था, और गोर्गो के साथ ही लियोनाइडस ने शादी की है। एक और बात है लियोनाइडस के बारे में जो जनरली लोगों को पता नहीं होती। इस मूवी में दिखाया है कि जब ये लड़ाई हुई थी तो लियोनाइडस अपने बाकी साथियों की तरह लगभग 30-35 साल का था, बट रियलिटी में इस लड़ाई के समय में लियोनाइडस की उम्र लगभग 60 साल थी। अब नजर डालते हैं इन दोनों साइड की आर्मीज के ऊपर। उस समय की पूरी पर्शियन आर्मी की ऐसी रेप्यूटेशन थी कि इनको हराया नहीं जा सकता, क्योंकि इनके पास बहुत सारे वॉरियर्स हैं
और ये सारे वॉरियर्स अलग अलग रीजन से आते हैं, क्योंकि पर्शियन एम्पायर बहुत बड़ा था जैसे मैंने आपको बताया, और इतने सारे विभिन्न प्रकार के जो वॉरियर्स थे उनके पास अलग अलग कलाएं थी, अलग अलग उनके पास इक्विपमेंट थे। इसी वजह से ओवरऑल पर्शियन आर्मी को हराना बहुत मुश्किल था। और ऐसा नहीं है कि मैराथन में पहली बार या फिर ये थर्मोपिली में पहली बार ग्रीक्स और पर्शियंस का सामना हुआ था। ये लोग पहले भी आपस में टकरा चुके थे आयनियन रिवोल्ट के दौरान। आयनियन रिवोल्ट के बारे में मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस रिवोल्ट के दौरान जो लड़ाइयां हुई थी ग्रीक्स और पर्शियंस के बीच में, इसमें ज्यादातर लड़ाइयों में पर्शियंस की जीत हुई थी। पर्शियंस की स्टैंडिंग आर्मी को स्पार्टा कहते थे, और इस स्पार्टा के मेनली 3 हिस्से होते थे। पहला था इन्फेंट्री यानी फुट सोल्जर्स, दूसरा था कैवलरी यानी घुड़सवार, और तीसरे थे कैमल्स यानी ऊंट, जो कि कभी कभी लड़ाइयों में इस्तेमाल होते थे डिपेंडिंग ऑन कि लड़ाई किस टेरेन में हो रही है, किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में हो रही है। इनफैक्ट बहुत सारे ग्रीक्स भी एज मर्सनरीज पर्शियन फाइटिंग फोर्स का हिस्सा होते थे, और इनफैक्ट बहुत सारे ग्रीक वॉरियर्स तो पर्शियन राजा के बॉडीगार्ड भी होते थे। पर्शियन आर्मी का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था ये उस जमाने के लिए बहुत ज्यादा एडवांस था। पूरी पर्शियन आर्मी को अलग अलग टुकड़ी में बांटा हुआ था, और हर टुकड़ी में जो नंबर ऑफ फौजी थे वो 10 के मल्टीपल्स में थे। हर टुकड़ी का एक अलग नाम और एक अलग कमांडर होता था। अगर किसी एक यूनिट में 10,000 फौजी हैं तो उस यूनिट का नाम होगा बैवराबाम। अगर 1000 फौजी हैं तो हजाराबाम, 100 फौजी हैं तो सताबाम, और 10 फौजी हैं तो औथाबाम। तो इस तरह से आप देखिए फौजी बस 10 के मल्टीपल्स में ही थे। पर्शियन आर्मी की मेन फाइटिंग फोर्स थी उनके इन्फेंट्री के सोल्जर्स, और सारे इन्फेंट्री सोल्जर्स के पास लगभग सेम वेपन्स थे। सबसे पहला वेपन था एक खंजर, दूसरा था एक छोटा सा भाला, और तीसरा एक धनुष। इनके पास एक विकर की शील्ड भी होती थी, जो कि क्लोज फाइटिंग के लिए, क्लोज कॉम्बैट के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि ये शार्प वेपन्स को रोक नहीं पाती थी, बट तीरों के लिए और जो मिसाइल वेपन्स है जो दूर से आ रहे हैं उनको ये विकर शील्ड रोक पाती थी। पर्शियन आर्मी के पास आर्चर्स भी थे, यानी धनुष बाण चलाने वाले, और उस जमाने के लिए उनके पास जो धनुष थे वो बहुत ही एडवांस कंपोजिट बाउज थे। इनकी रेंज उस समय लगभग 200 से 300 मीटर होती थी। इसी पर्शियन आर्मी के अंदर एक 10,000 फौजियों की इलीट फोर्स थी, जो उनके सबसे अच्छे वॉरियर्स थे, जिनको वो इमॉर्टल्स कहते थे। ये किंग के बॉडीगार्ड होते थे। इनका पहनावा अलग था, और इनकी वेपनरी भी बाकी सोल्जर्स से अलग होती थी, जिसकी वजह से बैटल फील्ड पे ये अलग नजर आते थे, और इसी वजह से इनका बहुत खौफ था। अब इन 10,000 इमॉर्टल्स के बीच में भी 1,000 फौजियों की और ज्यादा स्पेशलाइज्ड फाइटिंग फोर्स थी, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे। इनको कहते थे एरिस्टिबारा यानी किंग्स स्पीयर बियरर। ये वॉरियर्स किंग के बिल्कुल नजदीक रहते थे, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि पर्शियन किंग का जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था वो यही वॉरियर्स थे। पर्शियन कैवलरी भी उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस थी, और क्योंकि थर्मोपिली की लड़ाई में ग्रीक वॉरियर्स के पास कैवलरी थी ही नहीं, इसी वजह से पर्शियंस के पास इस कैवलरी वाले डिपार्टमेंट में पूरा एडवांटेज था। एक पर्शियन कैवलरी मैन यानी एक घुड़सवार के पास जनरली सिर्फ 2 भाले होते थे, जिनको वो लोग या तो थ्रो करने के लिए या थ्रस्ट करने के लिए यूज करते थे। कैवलरी का इस्तेमाल कभी भी फ्रंटल असॉल्ट के लिए नहीं किया जाता था। ये लोग ज्यादातर फ्लैंकिंग मैनूवर्स करते थे, यानी अगर जो सामने से एनिमी की फोर्स आ रही है उसके साइड पे हमला या फिर पीछे से घूम के हमला करने के लिए कैवलरी का इस्तेमाल होता था। जैसे आज हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं और वो सारे स्टेट्स मिलके भारत देश बनाते हैं, वैसे ही पर्शियन एम्पायर में उस जमाने में बहुत अलग अलग हिस्से होते थे, जिनको वो लोग सैट्रैपी कहते थे, और हर सैट्रैपी का एक लीडर होता था जिसको सैट्रप कहते थे। एक सैट्रैपी के अंदर जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव या मिलिट्री रिलेटेड काम होता था वो सब उस सैट्रप के अंडर होता था, और वो सैट्रप डायरेक्टली रिपोर्ट करता था किंग जर्सीस को या फिर जो भी पर्शियन किंग था उसको। अब सैट्रैपी के अंदर अगर एक मिलिट्री मेंटेन करनी है, जुडिशियल सिस्टम को मेंटेन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, सिविल काम, ये सारा काम उस सैट्रप के ऊपर ही आता था। तो जब भी पर्शियन एम्पायर कोई बड़ा मिलिट्री कैंपेन करने जा रहे होते थे तो उसके पहले पर्शियन किंग इन सैट्रैपी के लीडर्स को बुलाते थे और उनसे कुछ सोल्जर्स, कुछ शिप्स और अलग अलग चीजों की मांग करते थे, और वो उनको पर्शियन किंग को देने पड़ते थे। अब बात करते हैं स्पार्टन्स की। स्पार्टा के अंदर जब किसी लड़के का जन्म होता था तो बड़े लोग उसको फिजिकली एग्जामिन करते थे कि इसकी बॉडी कहीं से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हेल्दी तो है। अगर वो बच्चा किसी भी तरीके से उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, अनहेल्दी है, तो उसको वहीं छोड़ देते थे, और सारे हेल्दी बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही बहुत हार्श कंडीशंस में रखा जाता था। जब ये सारे बच्चे 7 साल की उम्र के होते थे तो इन सबको एक सेटलमेंट में रखते थे जहां बाकी बच्चे रहते थे। इस सेटलमेंट को अगोग या अगोजी कहते थे। एक दूसरे ग्रीक हिस्टोरियन ज़ेनोफोन ने कहा है कि बच्चों को 7 ईयर्स नहीं 14 ईयर्स में अगोगी में डालते थे, बट ये बात तय है कि इस कॉमन सेटलमेंट में सारे बच्चे एक साथ रहते थे, और वहां पे लिविंग कंडीशंस और भी ज्यादा खराब थी। इस सेटलमेंट के अंदर बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांटते थे और हर ग्रुप का एक लीडर होता था। इस सेटलमेंट के अंदर लाइफ बहुत टफ होती थी। जानबूझ के इनको जूते नहीं दिया जाते थे ताकि हर जगह नंगे पैर घूमे, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं पे उनको पैर में चोट लगे। दूसरी चीज, कपड़े पहनने के लिए इनको सिर्फ एक चोगा मिलता था,
और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन छोटे बच्चों को खाना बहुत कम दिया जाता था ताकि ये हर समय इनको भूख लगती रहे, और अगर इनको बहुत भूख लग रही है तो ये चोरी करें, पर अगर चोरी करते समय पकड़े जाते थे तो इनको बहुत पनिशमेंट मिलती थी। जब एक स्पार्टन बच्चा इस अगोग की सारे टॉर्चर्स और अपनी लाइफ यहां पे जी के यहां से ग्रेजुएट होता था, तब उसको एक ज्यादा अच्छे कम्युनल हॉल में रखते थे जहां बाकी स्पार्टन वॉरियर्स एक साथ बैठ के खाना खाते थे और वहीं बैरक्स में रहते थे। यहां पे लाइफ अगो के कंपैरिजन में थोड़ी बेहतर थी, पर ऐसा नहीं था कि यहाँ पे लोग बस ऐश ही करते थे। यहाँ पे भी इनको बहुत ट्रेनिंग और फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। जब एक स्पार्टन सिटीजन 30 वर्ष का होता था तब स्पार्टा की तरफ से उसको एक जमीन मिलती थी और जमीन के साथ उनको कुछ गुलाम मिलते थे जिनको ये लोग हीलर्स कहते थे। अब उसी जमीन के ऊपर ये गुलाम काम करते थे और जमीन से जितनी भी कमाई हो रही है उसी कमाई से उस स्पार्टन सिटीजन की अपनी लाइफ बनती थी। वो अपने वेपन्स रखता था, आर्मर्स रखता था, ये सारी कमाई उसकी उस जमीन से ही होती थी। और इसी वजह से जो स्पार्टन सिटीजन्स थे जो सबसे टॉप नंबर पे थे उनको स्पार्टियाटिस कहते थे और यही स्पार्टन आर्मी का हिस्सा बनते थे। जो मेन फाइटिंग फोर्स थी उनकी होप्लाइट्स, वो इन्हीं सिटीजन्स को लेके बनाई जाती थी। स्पार्टियाटिस की भी डेली लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती थी क्योंकि इनको डेली एक्सरसाइज करनी होती थी, डेली फिजिकल ट्रेनिंग और बैटल मनूवर्स की प्रैक्टिस इनको डेली करवाते थे। इसी वजह से ये स्पार्टियाटिस और जनरली सारे स्पार्टन्स बाकी ग्रीक सिटी स्टेट्स के लोगों को बहुत ही गंदी निगाहों से देखते थे। वो ये समझते थे कि जितनी मेहनत वो करते हैं उतनी मेहनत कोई नहीं करता। इसी वजह से स्पार्टियाटिस और स्पार्टन्स ही ग्रीस में सबसे बेहतरीन वॉरियर्स हैं। इनफैक्ट बहुत लोग ऐसा भी कहते थे कि स्पार्टन वॉरियर्स लड़ाई का वेट इसलिए करते हैं क्योंकि लड़ाई के दौरान उनको थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिलता है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में उनको हर दिन ट्रेनिंग, हर दिन एक्सरसाइज और कभी वो आराम नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से स्पार्टन्स को एथेंस से बहुत खुन्नस रहती थी क्योंकि स्पार्टन्स ये मानते थे कि एथेंस में लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर की बात करते हैं और एक सद्भावना से रहने की बात करते हैं, सेंसिटिविटी की बात करते हैं। इस सब की कोई जगह नहीं है स्पार्टन कल्चर में। स्पार्टन लोग तो टफ होते हैं, उनकी लाइफ मिलिट्री वाली होती है और इसी वजह से हम सबसे अलग हैं और हम सबसे बेहतर हैं और एथेंस के लोगों को बस आराम करने की आदत पड़ी हुई है। अगर आप आज की मॉडर्न आर्मीज को देखो किसी भी देश की, तो उनके आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं, उनका जो इक्विपमेंट होता है, जो यूनिफॉर्म होती है, वो सब कुछ उनको आर्मी देती है, उनका खुद का नहीं होता। पर उस जमाने में स्पार्टियाटिस जो जितनी भी अपनी जमीन से कमाई करते थे उस कमाई से उनकी जिम्मेदारी होती थी कि अपना इक्विपमेंट, अपनी यूनिफॉर्म और सारा हथियार आपको उसी पैसे से खुद ही इकट्ठा करना है। और इसी वजह से स्पार्टन सिटीजन्स का जो इक्विपमेंट और जो आर्मर था वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही था। इन स्पार्टन वॉरियर्स का मेन वेपन था इनका भाला, जो लगभग 2 से 2.5 मीटर लंबा था। इसके सामने पर्शियन वॉरियर्स का भाला बहुत छोटा था, पर इनका भाला इतना लंबा था कि इनको बहुत रेंज मिलती थी। क्योंकि यह भाला इनका प्राइमरी वेपन था तो इस भाले को आसानी से फेंकते नहीं थे, ये थ्रस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। इनका दूसरा हथियार था इनकी एक तलवार जो साइड में रखते थे और ये इनका बैकअप वेपन था, यानी जब इनका भाला इनके पास नहीं है तभी ये इस तलवार को इस्तेमाल करते थे। अगर आप साइज कंपेयर करोगे तो पर्शियंस के पास जो तलवार थी उसके कंपैरिजन में स्पार्टन्स की तलवार छोटी थी और इसीलिए क्लोज कॉम्बैट में स्पार्टन वॉरियर्स अपने भाले को इस्तेमाल करते थे और बैकअप हथियार तलवार को इस्तेमाल करने की कोशिश कम से कम करते थे। स्पार्टन होप्लाइट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनका आर्मर। पर्शियंस के कंपैरिजन में इनका आर्मर बहुत मजबूत था। ये सर पे एक हेलमेट पहनते थे कोरिंथियन स्टाइल, उसके साथ चेस्ट और एब्डोमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक ब्रेस्ट प्लेट, एक आर्मर पहनते थे जो इनको आगे और पीछे दोनों से कवर करते थे। हालांकि मूवी में दिखाया है कि सारे स्पार्टन वॉरियर्स बिल्कुल बेयर चेस्टेड 6 पैक एब्स दिखा के लड़ाई कर रहे हैं, बट रियलिटी में थर्मोपिली की लड़ाई में उन्होंने आर्मर पहना था। सर पे हेलमेट, सामने आर्मर और पैर के ऊपर अपने पैर के आगे वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग ग्रीव्स पहनते थे। एक स्पार्टन वॉरियर के पूरे इक्विपमेंट, उसके पूरे आर्मर के बारे में मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्पार्टन आर्मर की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी शील्ड। स्पार्टन शील्ड बहुत बड़ी होती थी और पर्शियन शील्ड के कंपैरिजन में ये बहुत ही मजबूत भी थी। एक स्पार्टन शील्ड उनके वॉरियर्स को कंधे से लेके घुटने तक प्रोटेक्ट करती थी और बैटलफील्ड के ऊपर स्पार्टन्स की जो टैक्टिक्स थी वो इसी शील्ड के ऊपर निर्धारित थी, क्योंकि ये अपने सोल्जर्स को ऐसी फॉर्मेशन में खड़ा करते थे जिसकी वजह से उन शील्ड का उनको पूरा एडवांटेज मिलता था। अगर आप स्पार्टन्स को एक एक करके इंडिविजुअली एक एक वॉरियर को देखोगे तो ये लोग अच्छे वॉरियर्स थे, पर इनकी स्ट्रेंथ इंडिविजुअली फाइट करना नहीं थी। ये लोग फाइट करते थे एक ग्रुप में, एक फॉर्मेशन बना के। इस फॉर्मेशन को ये लोग फैलेंक्स कहते थे। एक फैलेंक्स के अंदर लगभग 8 से 12 रोज होती थी और एक रो के अंदर सोल्जर्स लिटरली कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल सट के खड़े होते थे और जो उनकी शील्ड थी वो उनके लेफ्ट हिस्से को कवर करती थी। तो एक तरह से अगर आप एक स्पार्टन वॉरियर हैं, आपने शील्ड को लेफ्ट हाथ में रखा है तो आपके लेफ्ट हिस्से को कवर कर रही है और आपका जो राइट हिस्सा है उसको कवर कर रही है आपके राइट वाले सोल्जर की शील्ड। तो इस तरह से आप देखिए कि स्पार्टन फैलेंक्स की जो मजबूती है
वो इस बात पे निर्भर करती थी कि आपके साथ वाले सोल्जर ने अपनी शील्ड ढंग से कस के पकड़ी है कि नहीं। और इसी वजह से आप किसी भी लड़ाई में देखें, स्पार्टन्स हमेशा एक टाइट फॉर्मेशन में चिपक के एक साथ मार्च करते थे ताकि उनकी जो शील्ड है उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करे। आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक स्पार्टन वॉरियर इंडिविजुअली लड़ाई कर रहा है तो उसकी रक्षा करता था उसका अपना पर्सनल आर्मर, चाहे उसका हेलमेट हो गया, चाहे वो ब्रेस्ट प्लेट, चाहे ग्रीव्स। बट जब वो साथ में लड़ाई करते थे तो उस फैलेंक्स की रक्षा करती थी स्पार्टन शील्ड। और इसी वजह से स्पार्टन शील्ड की उनके कल्चर में बहुत ज्यादा इज्जत थी। स्पार्टन वॉरियर्स अपनी शील्ड के साथ बहुत अटैच होते थे और इसीलिए उनके कल्चर में हर सोल्जर से यह एक्सपेक्टेशन था कि उनकी शील्ड हर समय उनके साथ होनी चाहिए। अब नजर डालते हैं पर्शियंस और ग्रीक एलाइज की बैटल स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्पार्टा और उनके ग्रीक एलाइज ने इस पर्शियन हमले को रोकने के लिए एक मिलिट्री अलायंस बनाया था जिसको वो हेलेनिक लीग कहते थे। इस लीग में एथेंस भी था और पेलोपोनेस के बहुत सारे अलग अलग ग्रीक सिटी स्टेट्स थे। शुरू में कुछ और भी सिटी स्टेट्स थे जो इस लीग में शामिल होकर पर्शियंस का सामना करना चाह रहे थे, जैसे कि थेसिली। पर जब उनको पता चला कि नॉर्थ की तरफ से एक्सर्सिस एक बहुत ही बड़ी इन्वेजन फोर्स को लेकर आ रहा है, तब उन्होंने कह दिया कि हम अपनी फोर्स को लेकर अकेले इनका सामना नहीं कर सकते और इसीलिए उन्होंने पर्शियंस के सामने सरेंडर कर दिया। इनफैक्ट सरेंडर करने से पहले इन्होंने 10,000 वॉरियर्स को माउंट ओलंपस के पास भेजा था जर्सिस की आर्मी को रोकने के लिए, पर उनकी आर्मी के साइज को देख के वो समझ गए कि हमको आसानी से घेर लेंगे और इसीलिए उन्होंने बिना लड़ाई किए सरेंडर कर दिया था। और इसी वजह से पर्शियंस को ये एक्सपेक्टेशन हो गया था कि हम जब मार्च करेंगे तो अगर कोई ग्रीक सिटी स्टेट हमारे सामने खड़ा भी होता है तो हमारी साइज को देख के वो पीछे हट जाएगा। जो माउंट ओलंपस में फौजी भेजे गए थे, जब वो काम नहीं किया और पर्शियंस वहां पे जीत गए, इसके बाद ग्रीक्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमारा जो स्टैंड होगा जहां हम पर्शियंस को रोकेंगे वो जगह होगी थर्मोपली। पर अगर आप मैप पे देखें तो ये साफ नजर आ रहा है कि स्पार्टा थर्मोपली से बहुत दूर है। तो उन्होंने थर्मोपली को क्यों चुना? इसके कुछ कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि ये सारे जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे इनमें बहुत कोई एकता नहीं थी, ये सब में एक स्वार्थ की भावना थी। ये सब चाहते थे कि उनसे जितना दूर हो सके उतनी दूर वो पर्शियन आर्मी को रोक सके। इसी वजह से स्पार्टा चाहते थे कि बहुत नॉर्थ पे रोक ले, एथेंस भी चाहते थे कि ऊपर ही ऊपर रुक जाए, वो नीचे की तरफ ना आए। और इसीलिए उन्होंने पहले ओलंपस में 10,000 फौजियों को लड़ने के लिए भेजा था, क्योंकि ये जो ओलंपस का एरिया था, अगर आप मैप पे देखें तो सदर्न ग्रीस से बहुत दूर था, पर वो तो कामयाब हुआ नहीं। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने थर्मोपली चुना। अब एग्जैक्टली उन्होंने थर्मोपली को ही क्यों चुना, किसी और जगह को क्यों नहीं चुना? इसका भी एग्जैक्टली एक रीजन है। अगर कोई भी बड़ी फोर्स, इन्वेजिंग फोर्स अगर नॉर्थ की तरफ से आ रही है तो उसको थर्मोपली से गुजरना जरूरी होता था। और थर्मोपली की खास बात यह थी कि वहां पे एक पतला सा रास्ता था और उस रास्ते के एक तरफ समुद्र था और एक तरफ 1000 मीटर ऊंचे पहाड़। एक तो ऑलरेडी थर्मोपली का रास्ता बहुत पतला था क्योंकि एक तरफ समुद्र एक तरफ पहाड़, और उस पतले रास्ते में भी 3 जगह पे बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस थे जिसकी वजह से रास्ता और भी पतला हो गया था। और इसी वजह से इन 3 जगहों को ग्रीक्स गेट्स कहते थे। इनके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। थर्मोपली के पास हॉट स्प्रिंग्स थे, यहाँ पे जियोथर्मल एक्टिविटी होती थी और ग्रीक से मानते थे कि थर्मोपली से हेडीज का रास्ता यानी नरक का रास्ता जाता है। थर्मोपली वर्ड का लिटरल इंग्लिश मीनिंग है हॉट गेट्स। अब आते हैं हम ग्रीक आर्मी के नंबर्स पे, जहां एक तरफ थेसिली के 10,000 वॉरियर्स ने यह बोल के लड़ाई छोड़ दी थी कि हम 10,000 काफी नहीं होंगे, पर्शियंस की फोर्स बहुत बड़ी है। वहीं स्पार्टन्स ने सिर्फ 300 फौजियों को क्यों भेजा? क्या सच में स्पार्टन्स इतना घमंड करते थे अपने आप पे कि वो 300 ही काफी हैं? तो पहले इस बारे में बात करते हैं कि क्या सच में स्पार्टन्स ने सिर्फ 300 वॉरियर्स को ही भेजा था? इसका आंसर है यस। स्पार्टन्स ने वॉरियर्स के नाम पे सिर्फ 300 लोगों को ही भेजा था, पर इसलिए नहीं कि वो अपने आप पे घमंड करते थे। इसका रीजन कुछ और था। स्पार्टन किंग लियोनाइडस इस बात को जानते थे कि उनकी जो हेलेनिक लीग है, जो मिलिट्री अलायंस है, उन्होंने स्ट्रैटेजी बना ली है कि थर्मोपली में हमको पर्शियन फोर्स को रोकना है। लियोनाइडस अपने सिर्फ 300 फौजियों को नहीं, अपनी आर्मी को लेके मार्च करना चाहते थे। परंतु जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस समय स्पार्टा में एक रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा था जिसका नाम कार्निया था। और स्पार्टा के अंदर और बाकी सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स के अंदर ऐसा मानना था कि उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स के दौरान उनकी आर्मी किसी भी मिलिट्री एक्सपीडिशन पे मार्च नहीं करेगी। इस कार्निया फेस्टिवल के दौरान ये स्पार्टन्स अपोलो गॉड की पूजा करते थे और इस फेस्टिवल के दौरान कभी भी जब ग्रीक्स आपस में भी लड़ाई करते थे तो भी वो उस टाइम ही लड़ाई करते थे जब कोई फेस्टिवल ना चल रहा हो। तो अभी जब उनको अपनी आर्मी को थर्मोपली भेजना था तो वो चाहते थे कि जो अपोलो गॉड है वो उनके साथ रहें और उनको नाराज नहीं करना चाहते थे। इस वजह से लियोनाइडस अपनी पूरी आर्मी को लेकर थर्मोपली मार्च नहीं कर पाए। पर फिर भी अगर आप टेक्निकली देखें तो स्पार्टा से सिर्फ 300 लोग नहीं निकले थे,
ग्रीक हिस्टोरियन हीरोडोटस ये कहते हैं कि इन 300 वॉरियर्स के साथ उनके गुलाम हीलेट्स भी गए थे। तो एटलीस्ट स्पार्टा से 600 लोगों की फोर्स निकली थी। हालांकि वो जो गुलाम थे वो फाइटिंग फोर्स नहीं थी, बट 600 लोग तो यहाँ से निकले थे। उसके ऊपर से कुछ और भी लोकल लोग थे जो चाहते थे कि वो उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करें, और वो भी इनके साथ गए थे। तो टेक्निकली सिर्फ 300 स्पार्टन्स स्पार्टा से नहीं निकले थे, और स्पार्टन्स के साथ उनके हेलेनिक लीग के एलाइज भी थे। अब इसकी पूरी जो फोर्स थी इस पर एक बार नजर डालते हैं। इनके एलाइज में थे 2120 आर्केडियंस, 700 थेस्पियंस, 400 थीबन्स, 400 कोरिंथियंस, 200 फ्लियस के फौजी, 80 माइसिन के फौजी, और लगभग 1000 लोकल फोशियंस भी इस फौज में शामिल थे। ये सारे एलाइज की जो फौजें यहाँ पे पहुंची थी उन सब के अपने अपने लीडर्स थे, पर क्योंकि इस लीग के सबसे पावरफुल प्लेयर स्पार्टा थे, इसीलिए इस पूरी फौज का जो ओवरऑल कमांड था वो लिनाइडस के पास था। आप नोटिस करेंगे अगर नंबर्स को, तो स्पार्टन्स की तरह बाकी सिटी स्टेट्स ने भी बहुत कम कम वॉरियर्स को भेजा था, क्योंकि वहां पे भी रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा था। तो किसी भी ग्रीक सिटी स्टेट ने अपनी आर्मी को पूरी तरह इस लड़ाई में कमिट नहीं किया था। तो अगर आप थर्मोपली की बात करें तो यहां पे पर्शियंस के सामने सिर्फ 300 स्पार्टन्स नहीं, बल्कि कंबाइंड ग्रीक एलाइज की 6000 से लेकर 7000 तक की फोर्स थी। पर अगर आप 300 मूवी को देखेंगे तो उसमें ऐसा दिखाया है कि 300 स्पार्टन्स हैं और कुछ गिने चुने आर्केडियंस। रियलिटी में ऐसा नहीं था। अगर पर्शियन फोर्स की बात करें तो उनके नंबर्स को बहुत बड़ा बताया है ग्रीक हिस्टोरियंस ने। कुछ हिस्टोरियंस जो जमाने के थे उन्होंने कहा था कि पर्शियंस यहां पे 10 लाख से लेके 20 लाख तक की फोर्स लेके आए थे, बट मॉडर्न एस्टिमेट्स इस बात को पूरी तरह खारिज करते हैं। ज्यादातर मॉडर्न एस्टिमेट्स जिस नंबर को एग्री करते हैं वो है लगभग 60,000 से लेके 80,000 की फौज, जिसमें कैवलरी भी थी और आर्चर्स भी थे। यहां पे एक और बात बताना जरूरी है जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीक्स ने अपनी फोर्स थर्मोपली तो भेज दी थी, पर उनको ये डर था कि अगर पर्शियंस ने अपनी फ्लीट को यूज करके वो थर्मोपली के साइड से निकल गए तो, और थर्मोपली पे फोर्स को एंगेज नहीं किया तो, इसी चीज को काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए ग्रीक्स ने अपनी एक फ्लीट को भी थर्मोपली से 40 मील दूर एक तट पे भेजा था ताकि वो पर्शियन फ्लीट को रोक सके। ये ग्रीक फ्लीट आर्टिमिजन में पहुंची थी और वहां पे जाके उन्होंने पर्शियन फ्लीट को एंगेज किया था। यहां पे भी थर्मोपली की लड़ाई के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल साथ साथ एक नेवल बैटल चली थी, और उस बैटल के बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं थर्मोपली की बैटल फील्ड के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि रास्ता यहाँ पे ऑलरेडी बहुत पतला था, और इस पतले रास्ते में 3 जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन थे जिसको ये लोग गेट्स कहते थे, और यहाँ पे रास्ता और भी सकरा था। इसकी वजह से अगर कोई बड़ी इन्वेजन फोर्स आ रही है तो वो एक साथ इस पतले रास्ते से गुजर नहीं सकते, उनको कम कम मात्रा में आना होगा, जिसके से बड़ी फोर्स को एक तरह से आप फनल कर सकते हो। ये जो 3 गेट्स थे अब उनकी बात करते हैं। जो सबसे पहला गेट था जो पर्शियंस के बिल्कुल पास था, जहां पे उन्होंने अपना कैंप लगाया था, वहां पे था वेस्ट गेट। वेस्ट गेट के बाद थोड़ी दूर चल के एक और ऑब्स्ट्रक्शन था जिसको लोग सेंटर या मिडिल गेट कहते थे, और इस मिडिल गेट के पास एक पुरानी दीवार थी जिसको फोशियन वॉल कहते थे। यह दीवार लगभग 100 साल पहले बनाई गई थी, और यह दीवार फोशियंस ने बनाई थी कभी ग्रीक सिटी स्टेट्स उनके ऊपर नॉर्थ से हमला करें तो उनको रोकने के लिए। तो ये जो पूरी ग्रीक आर्मी यहाँ पे आई थी उनको लियोनाइडस ने इस फोशियन वॉल के पीछे स्टेशन किया था। और फिर इनकी पोजीशन से थोड़ा और पीछे अगर आप जाएंगे तो वहां पे एक और गेट था जिसको ईस्ट गेट कहते थे। लियोनाइडस की स्ट्रैटेजी ये थी इस लड़ाई में कि जब ये वेस्ट गेट से आगे आएंगे और हम पे हमला करेंगे तो हम इनको मिडिल गेट के पास ही रोक के रखेंगे। पर लियोनाइडस भी इस बात को जानता था कि इन तीनों गेट्स के परे वेस्ट गेट के साउथ की तरफ से ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से एक रास्ता है जो नीचे आके उतरता है ईस्ट गेट के पास। अगर एक पर्शियन फोर्स पहाड़ों के ऊपर से आके नीचे लैंड करती है तो ईस्ट गेट के पास पहुंच जाएंगे। इस तरह से उनको स्पार्टन्स और बाकी ग्रीक आर्मीज के साथ इंगेज नहीं करना पड़ेगा, और ये पूरी ग्रीक आर्मी चारों तरफ से घिर जाएगी। इस मनूवर को मिलिट्री की भाषा में आउटफ्लैंकिंग कहते थे। लियोनाइडस जानते थे कि आउटफ्लैंकिंग उनके लिए कितना बड़ा खतरा है, और इसी वजह से ये जो ऊपर पुराना पहाड़ों के ऊपर से रास्ता था उसको ब्लॉक करने के लिए लियोनाइडस ने वहां पे भी कुछ फौजियों को तैनात करके रखा था। पर्शियंस ने अपना कैंप वेस्ट गेट के पास लगाया था, और यहां पे अपनी फोर्सेस को पूरी तरह लैंड करने के बाद पर्शियंस ने तुरंत अटैक नहीं किया। उसका रीजन ये था कि उनको ऐसा लग रहा था, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि हमारे सामने ग्रीक फौजेस इकट्ठा हुए थे लड़ने के लिए, पर हमारी फोर्स को देख के वो लोग पीछे चले गए थे। तो उनको ऐसी उम्मीद थी कि जब हमारी फोर्स को देखेंगे यहाँ पे लियोनाइडस तो वो सरेंडर की बात करेंगे और हमसे लड़ाई नहीं करेंगे। तो ऐसा करते करते 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, इस तरह से पर्शियंस ने 4 दिन तक वेट किया, और चौथे दिन पर्शियंस ने अपना एक एमिसरी, अपना एक मैसेंजर लियोनाइडस के पास भेजा और उनको कहा कि तुम हमसे जीत नहीं सकते, अभी तुम सरेंडर कर दो तो हम तुमको यहां से जिंदा यहां से निकलने देंगे। इसके जवाब में लियोनाइडस ने कुछ ऐसा कहा जो आज ग्रीक हिस्ट्री में एक आइकॉनिक लाइन बन गई है। लियोनाइडस ने कहा था मोलोन लेब, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कम एंड गेट देम। यानी वो उस मैसेंजर को ये कह रहे थे कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो हमको हरा के दिखाओ।
इस तरह से इतनी छोटी फोर्स के कमांडर लिनाइडस ने इतनी बड़ी पर्शियन आर्मी को सामने से चैलेंज किया, ये जानते हुए कि वो जीत नहीं सकते। जर्सिस की आर्मी बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आए थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया था इस इन्वेजन में, तो उनके लिए ये थर्मोपली की लड़ाई कोई बड़ी बात नहीं थी। और जर्सिस ने सोच कर रखा था कि हम कुछ ही घंटों में, आज के दिन ही जब वो हमला करेंगे तो शाम होने से पहले, सूर्यास्त के पहले वो इस थर्मोपली की पोजीशन को कैप्चर कर लेंगे। पर लिनाइडस का इरादा कुछ और था। उसने सोचा हुआ था कि जितनी देर हो सके हमको पर्शियंस को यहाँ पे रोक के रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे लैंड करने के बाद पर्शियंस ने जो 4 दिन वेट किया था, उन 4 दिनों में स्पार्टन्स एक्सरसाइज कर रहे थे, खेल कूद रहे थे, अपने बाल कंघी कर रहे थे। और ये देख के पर्शियंस बहुत हैरान हो रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं लोग, इनको कोई सीरियसनेस नहीं है क्या, ये लोग डर नहीं रहे हैं क्या। बट इसी की वजह से जो स्पार्टन्स का मोराल था वो बहुत हाई था और पर्शियंस डर रहे थे। लिनाइडस ने यहाँ पे टैक्टिकली भी बहुत अच्छा कदम लिया था। उसने अपनी फोर्स को फोशियन वॉल के पीछे रखा था। लिनाइडस ने अपने फौजियों को इस दीवार के पीछे इसलिए रखा था क्योंकि उसकी ये चाल थी कि जब पर्शियंस हमला करेंगे तो पहले लिनाइडस अपने फौजियों को लेके आगे निकलेंगे और इंगेज करने की कोशिश करेंगे, और जब पर्शियंस बहुत पास आ जाएंगे तो ये वापस घूम के भागेंगे। इस तरह के मैनूवर को मिलिट्री की भाषा में फील्ड रिट्रीट कहते हैं। यानी जब आप अपने दुश्मन को ऐसा दिखाएं कि आप उनको एंगेज करने से डर रहे हैं, आप पीछे भाग रहे हैं, और ये देख के जब आपका दुश्मन आपके पीछे भागेगा तो उनकी फॉर्मेशन टूट जाएगी, और उनकी फॉर्मेशन टूटने के बाद आप जो भाग रहे हो आपको रुकना है और बिल्कुल यू टर्न मार के उनको एंगेज करना है। ये स्ट्रैटेजी तब बहुत काम आती है जब आपको पता है कि आपके दुश्मनों के पास आर्चर्स हैं। तो इसीलिए आप चाहते हो कि आपके दुश्मन आपके बिल्कुल नजदीक आके आपको एंगेज करें, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 5वें दिन की सुबह जब पर्शियंस ने अटैक किया तो पहले स्पार्टन्स और उनकी सारी ग्रीक एलाइज ने पहले वो आगे निकले और फिर उन्होंने फील्ड रिट्रीट किया, वो पीछे भागे। और जब पर्शियंस उनके पीछे भागे तो इन्होंने यहाँ रुक के यू टर्न मारा और सामने से पर्शियन आर्मी को एंगेज किया। इस लड़ाई के शुरुआत में पर्शियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा थी क्योंकि वो बिना फॉर्मेशन के लड़ रहे थे, और स्पार्टन्स एक फॉर्मेशन में, फैलेंक्स फॉर्मेशन में लड़ रहे थे। इसमें यह होता था कि जो आगे की 2 रोज हैं वो डायरेक्टली सोल्जर्स को एंगेज करते थे और पीछे के फौजी आगे के फौजियों को पुश करते थे। बहुत घंटे गुजर गए और ये बात साफ नजर आ रही थी कि पर्शियन फौजी स्पार्टन लाइन को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए फिर जर्सिस ने फ्रस्ट्रेट होकर अपने इमॉर्टल्स को इस लड़ाई में उतार दिया। इमॉर्टल्स, जैसे मैंने कहा कि पर्शियन आर्मी के ज्यादा एलीट वॉरियर्स थे, और जब उन्होंने भी आके सामने से अटैक किया तो वो भी स्पार्टन लाइंस को तोड़ नहीं पाए और सूर्यास्त हो गया। और जो जर्सिस का इरादा था कि वो कुछ ही घंटों में सूर्यास्त के पहले इस लड़ाई को निपटा देंगे, वो नहीं हो पाया। और पहले दिन की लड़ाई में आप कह सकते हैं कि स्पार्टन और ग्रीक एलाइज की जीत हुई। डे 2 यानी अगले दिन की जब शुरुआत हुई तब भी लड़ाई बिल्कुल ही ऐसी हुई। फिर से पर्शियंस ने सामने से फ्रंटल अटैक किया और फिर से स्पार्टन्स ने उनको रोक लिया। यहां पे स्पार्टन्स इतने इफेक्टिव इसलिए थे क्योंकि वो फैलेंक्स फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि पहली जो 2 रोज होती थी वो इंगेज करती थी एनिमी को, और बाकी जो पीछे वाले फौजी थे वो आगे वाले फौजियों को धक्का देते थे। और इसमें भी ऐसा होता था कि जो आगे वाले 2 फौजी हैं बस उन्हीं को लड़ाई नहीं करनी है। जब ये फौजी थक गए हैं और बहुत देर से लड़ाई कर रहे हैं तो वो रोटेट करते थे, और जो पीछे के रोज वाले फौजी हैं वो आगे आते थे और जो आगे वाले फौजी हैं वो पीछे रहते थे। इस तरह से पूरे फैलेंक्स के अंदर जो फौजी थे वो कॉन्स्टेंटली फ्रेश रहते थे और लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। इसी तरह से दूसरे दिन की भी लड़ाई खत्म हो गई और पर्शियंस को यहां ब्रेक थ्रू नहीं मिला। फिर दूसरे दिन की शाम को जर्सिस के कैंप में एक आदमी गया, इसका नाम था एफियाल्टिस। उसने जर्सिस को यह कहा कि आप स्पार्टन्स को फ्रंटल लड़ाई में जल्दी हरा नहीं पाओगे, अगर आपको उनको हराना है तो आपको उनको आउट फ्लैंक करना पड़ेगा। और इसके लिए एफियाल्टिस ने जर्सिस को बताया कि एक पहाड़ों के ऊपर से पुराना रास्ता है, वहां से अगर आप एक छोटी सी टुकड़ी भेज दो तो वो आगे जाके ईस्ट गेट के पास लैंड करेंगे और ग्रीक आर्मी की जो पोजीशन है उसको पूरी तरह घेर लेंगे। इस इंफॉर्मेशन के साथ जर्सिस ने अगले दिन की सुबह ही अपने कुछ फौजियों को इमॉर्टल्स के साथ इस रास्ते पे भेज दिया पहाड़ के ऊपर से जाने के लिए। अब पहाड़ों के ऊपर से जो रास्ता था वहां पे लिनाइडस ने एक टुकड़ी रखी थी, पर वो टुकड़ी स्पार्टन्स की नहीं थी, वो एलाइज की थी, और वो इतनी बड़ी टुकड़ी नहीं थी कि इस इन्वेडिंग फोर्स का सामना कर सके, तो पीछे हट गए। इसके बारे में हिस्टोरियंस की अलग अलग राय है। कुछ ऐसा कहते हैं कि वो इसलिए पीछे हटे थे ताकि एक डिफेंसिव पोजीशन से उनको एंगेज कर सके, और कुछ ऐसा कहते हैं कि वो लोग यहां से भाग गए थे। पर जो भी हो, यह बात तो तय है कि ये जो इन्वेडिंग फोर्स थी पर्शियंस की, वो इस पहाड़ के रास्ते से आगे चलती चली गई और ईस्ट गेट की तरफ बढ़ने लगी। ये सब कुछ हो रहा था तीसरे दिन के बिल्कुल सुबह सुबह, और इसके बारे में लिनाइडस को खबर मिल गई। और तब उसने अपने सारे जो वॉरियर्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनको बुला के एक मीटिंग बैठाई और उनसे पूछा कि अब आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम घेरे जा चुके हैं, हमको आउटफ्लैंक कर दिया गया है। तो जो बाकी लीडर्स थे उन्होंने 70-30 वोट किया। 70% कह रहे थे कि हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए अब,
और 30% कह रहे थे कि हमको यहाँ रुक के लड़ाई करनी चाहिए। तो लियोनाइडस ये समझ गए कि जो हमारे लीडर्स हैं वो लड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं मेजॉरिटी, तो इसीलिए फिर लियोनाइडस ने ये डिक्लेयर किया कि वो सारे एलाइज को यहाँ से भेज देंगे, रिट्रीट का ऑर्डर दे देंगे। पर जो उनके अपने 300 स्पार्टन्स हैं उनको उन्होंने यहीं पर रखा। यानी इस लास्ट स्टैंड के लिए सिर्फ स्पार्टन्स नहीं, थीबन्स और थेस्पियंस भी थे। मॉडर्न हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि लियोनाइडस अपने स्पार्टन्स के साथ यहाँ पे सिर्फ बलिदान के लिए नहीं रुके थे, उनका एक प्रैक्टिकल रीजन भी था। वो कुछ ये था कि अगर यहाँ से सारे लोग भाग जाते, अगर लियोनाइडस और 300 स्पार्टन्स और बाकी जो थे एलाइज वो सब भाग जाते, तो पर्शियंस इनका पीछा करके उनको पकड़ ही लेते। तो ऐसा नहीं था कि अगर यहाँ से भागते तो ये बच ही जाते। तो इसीलिए जब इन्होंने अपनी बड़ी फोर्स को यहाँ से भागने का, रिट्रीट करने का ऑर्डर दिया, तो ये जरूरी था कि एक छोटी फोर्स यहाँ पे रुके, और जब पर्शियंस उस बड़ी फोर्स का पीछा करने की कोशिश करें तो उस फोर्स को ये छोटी फोर्स एंगेज करे, उनसे लड़ाई करे। इस चीज को मिलिट्री की भाषा में रियर गार्ड कहते हैं। यानी जब आप एक छोटी फोर्स को वहीं पे रोकते हो अपनी बड़ी फोर्स के पीछे वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके रिट्रीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब यहां से ज्यादातर ग्रीक एलाइज निकल गए और स्पार्टन्स और उनके कुछ एलाइज यहां बचे, तो फिर तीसरे दिन की लड़ाई की शुरुआत हुई और एक बार फिर से पर्शियंस ने फ्रंटल असॉल्ट ही किया। पर इस बार अंतर यह था कि एक बड़ी पर्शियन फोर्स पीछे भी आके लैंड करने वाली थी। और इस दिन जो लड़ाई हो रही थी इसमें स्पार्टन्स और सारे ग्रीक एलाइज ज्यादा फेरोसिटी और ज्यादा इंटेंसिटी से लड़ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब वो यहां से बच नहीं सकते। तो कुछ ही देर में यहां पे ग्रीक वॉरियर्स ने बहुत सारी पर्शियन कैजुअलिटीज की थी, पर कुछ ही देर की लड़ाई के बाद लियोनाइडस की मौत हो गई। और ये देख के स्पार्टन वॉरियर्स अब ये कोशिश करने लगे कि उनकी किंग की बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर लें, और उनकी बॉडी को लेके फिर सारे स्पार्टन्स और सारे ग्रीक एलाइज उस फोशियन वॉल के पीछे आ गए। पर तब तक इमॉर्टल की फौज ऑलरेडी पीछे से आके अब स्पार्टन्स और उनकी ग्रीक एलाइज को घेर चुकी थी। और इस तरह से जब चारों तरफ से ये ग्रीक आर्मी घिर गई, तब पर्शियंस ने, ऐसा कहा जाता है कि एरोस को यूज करके इन सब लोगों को मार दिया। और इस तरह से थर्मोपली की लड़ाई में तीसरे दिन पे पर्शियंस की जीत हुई। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब यहाँ पे थर्मोपली की लड़ाई चल रही थी, तो उसके बिल्कुल साथ साथ पैरेलली यहाँ से 40 मील दूर आर्टिमिजन में एक दूसरी लड़ाई चल रही थी, जो एक नेवल बैटल था। इसको बैटल ऑफ आर्टिमिजन कहते हैं। इस लड़ाई में ग्रीक फ्लीट ने पर्शियन फ्लीट को एंगेज किया था, पर जब ग्रीक फ्लीट को खबर मिली कि लियोनाइडस और उसकी फोर्स यहाँ पे अब खत्म हो चुकी है, तब फिर ये फ्लीट अपने नुकसान को बचाने के लिए यहाँ से रिट्रीट कर गए, और यहाँ से पीछे हटते हुए ये लोग आ गए सलामीज में, जहां पे आके एक फाइनल शोडाउन होता है, एक बड़ा नेवल बैटल होता है पर्शियन फ्लीट और ग्रीक फ्लीट के बीच में। और इसी बैटल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। थर्मोपली की लड़ाई में एफियाल्टस ने जो धोखा किया था उसके बारे में जब ग्रीक्स को और स्पार्टन्स को पता चला, तो ऑब्वियसली वो लोग बहुत नाराज हुए, और उन्होंने एफियाल्टस के सर पे एक इनाम रखा कि जो इसको पकड़ के लाएगा, जो इसको मार देगा, उसको इनाम मिलेगा। और इसी वजह से डर के एफियाल्टस फिर यहां से थेसली भाग गया। पर वहां पहुंचने के बाद कुछ समय के बाद उसको मार दिया गया, और जिसने उसको मारा था उसको स्पार्टन्स ने एक बहुत बड़ा इनाम दिया। अगर टेक्निकली देखा जाए तो एफियाल्टस ने अगर जर्सिस को इस रास्ते के बारे में नहीं बताया होता, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पार्टन्स और ग्रीक वॉरियर्स पूरी तरह जीत ही जाते। जीत तो फिर भी पर्शियंस की ही होनी थी, पर उनको थोड़ा सा और टाइम लगता, और जो पीछे जो फोर्सेस हैं उनको और टाइम मिल जाता। पर क्योंकि एफियाल्टस ने जर्सिस को बता दिया इस रास्ते के बारे में, इसीलिए ग्रीक फोर्सेस घिर गई और तीसरे ही दिन उनकी हार हो गई। बैटल ऑफ थर्मोपली पूरे वॉरफेयर की हिस्ट्री में सबसे लेजेंडरी बैटल्स में से काउंट की जाती है। इसके बारे में अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूंगा। बुक का नाम है 3 एपिक वॉर्स दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। उसके साथ साथ मैं आपको एक फिक्शनल बुक भी रिकमेंड करूंगा। उस बुक का नाम गेट्स ऑफ फायर है। हालांकि इसमें ज्यादातर वर्क फिक्शन का है, बट इसको पढ़ के आपको स्पार्टन मिलिट्री के बारे में, स्पार्टन कल्चर के बारे में बहुत नॉलेज मिलेगी। इन दोनों बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।